सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के गणित विषय के मॉडल पेपर्स को लगातार मैं यहां पे करा रहा हूं और आपके 5 मॉडल पेपर्स मैंने आपको बताया था कि मैं कराऊंगा। और यहाँ पे देखिए, आज हम 5वां मॉडल पेपर करने जा रहे हैं और इससे पहले 4 मॉडल पेपर मैं आपको करा चुका हूं और इन 5 मॉडल पेपर्स में से आपको सभी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। आपकी परीक्षा में यहीं से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आपको पता ही है, आप लोग का प्यार लगातार मिल ही रहा है। सभी मॉडल पेपर्स को आप लाइक शेयर कर रहे हैं, तो इसको भी अब आप लाइक और शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों में, सभी ग्रुपों में लाइक कर दीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये आपका 5वां मॉडल पेपर है और इसका भी आपको पीडीएफ सॉल्यूशन जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिससे आप रिवीजन करते टाइम आसानी से रिवीजन कर पाओगे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, टारगेट यूपी टेट सीटेट। इसी तरीके से आपको सभी विषय पढ़ाए गए हैं। सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सभी विषयों को पढ़िए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और लगे रहिए। इस तरीके से आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं आपकी परीक्षा में। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, मॉडल पेपर 5 को। सबसे पहले आपके दिए गए हैं बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न में पहला प्रश्न है, अंडर रूट 5625 बराबर 75 दिया हुआ है। अब इसका मान आपको दिया गया है, तब आपको निकालना है अंडर रूट 0.5625 और अंडर रूट 56 यानी कि 56.25 का मान है। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इस तरीके से आपने नहीं देखा होगा और आप आसानी से जो है इसको सॉल्व कर लोगे। आपको जिसका मान निकालना है वो वैल्यू यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। ठीक है, आपको इन दोनों का योग जो है इसका मान निकालना है और जो मान दिया गया है करनी में 5625 का मान दिया गया है 75 होता है। अब इसका उपयोग करके हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये दशमलव में दिख रहा है, तो इसको हम अगर दशमलव हटा दें तो इसकी तरह बन जाएगा। तो दशमलव हटा देते हैं, यहाँ पे कैसे हटेगा दशमलव, ऊपर जो है यहाँ पे हम गुणा कर देंगे 1 के आगे 4 शून्य से, 1 के आगे 4 शून्य से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, यानी कि 10,000 से ऊपर नीचे जब गुणा कर देंगे तो ऊपर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 5625 और नीचे हो जाएगा बट्टे में 10,000। और इसी तरीके से यहाँ पे फिर ये करनी में यहाँ ऊपर नीचे जो है 100 से गुणा कर देंगे तो 2 स्थान दशमलव खिसक जाएगा और यहाँ बट्टे में हो जाएगा 100। ठीक, अब एक बात आपको पता है, आप करनी के नियम से जानते हैं कि अगर किसी भिन्न पे करनी लगी है तो उसको हम अंश और हर पे अलग अलग करनी दिखा सकते हैं, सब करनी की सेम घात रखते हुए। तो ये हो जाएगा 5625 और फिर करनी में 10,000। 10,000 को क्या लिख सकते हैं, 100 गुणे 100 लिख सकते हैं। और ये फिर प्लस यहां भी अंश में अलग करनी हो जाएगी और हर में अलग, तो 5625 और बट्टे में करनी में 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। अब ये 5625 का मान आपको पता है 75 और बटे में जो है 100 का स्क्वायर है और करनी की घात 2 है, यानी कि 100 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 75/100। और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, इसका मान 75 और बटे में आ जाएगा 10। अब इसके बाद इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 100 से भाग होगा तो 0.75 और यहाँ 10 से भाग होगा तो ये हो जाएगा 7.5। अब जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा 8.25 आप जोड़ देंगे। ठीक है, तो 0.5 यहाँ जोड़ेगा 8 हो जाएगा और 0.25 और यानी कि 8.25, 8.25। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए प्रश्न संख्या 2 है, आंकड़ों के मध्य में आने वाला अंक ही कहलाता है। अब आंकड़ों के मध्य में जो अंक आता है उसे हम क्या कहते हैं, देखिए इसी से समझ में आ जा रहा है, आंकड़ों के मध्य में आने वाला अंक यानी कि मध्य और अंक, ये दो चीजें यहाँ पे आपको
फोकस करनी है और इसी से बन जाता है यहाँ पे मध्यांक, या जिसे आप बोलते हैं माध्यिका। ये आपकी सिलेबस में इस पे जरूर प्रश्न पूछता है, तो ये ऑप्शन सी जो हो जाएगा मध्यांक, ये बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 है, 2x² प्लस kx माइनस 4 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान होगा। अब किसी समीकरण का मूल दिया है, इसका मतलब क्या दिया है, मूल देने का मतलब वह x का वह मान है जिसके लिए दोनों पक्ष बराबर हों, वह होता है हमारा समीकरण का मूल या समीकरण का हल बोलते हैं। तो यहाँ समीकरण का हल हमको मूल दिया गया है 2, तो अब इसका मान जब रखेंगे हम यहाँ पे, तो देखिए एक अननोन हमारे पास रहेगा k, उसका मान निकल जाएगा, उसी का मान हमको यहाँ पे निकालना है। तो अब यहाँ पे x बराबर 2 रखने पर, ये आपको तो बहुविकल्पी है, यहाँ पे सॉल्व करना नहीं है, तो सिंपली रख दीजिए इस तरीके से 2 इंटू एक्स का, यानी कि x का मान 2 रखना है, 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 2 माइनस 4 बराबर 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 गुणे 4 धन 2k माइनस 4 बराबर 0, और ये हो जाएगा 8 धन 2k माइनस 4 बराबर 0। अब 8 में से जो है 4 घट जाएगा तो धन 4 बचेगा बराबर 0, 2k धन 4 बराबर 0, और 2k बराबर 4 उधर जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, और k माइनस 4 बटे ये 2 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, और k का मान कितना आ जाएगा -2। k के मान -2 के लिए क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों पक्ष बराबर होंगे अगर मूल 2 है, ठीक। तो इस तरीके से k की वैल्यू आपको मिल जाएगी -2। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। समलंब चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं और 2 युग्म होते हैं, ठीक है। अब 2 सम्मुख भुजाएं, यानी कि एक पेयर अगर समांतर है किसी चतुर्भुज में तो उसे हम क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। अगर दोनों पेयर समांतर होता है तो उसे समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक। तो समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि एक पेयर जो होता है वह समांतर होता है, यानी कि भुजाओं का एक जोड़ा, यानी कि 2 भुजाएं आपस में समांतर होती हैं। तो अब समलंब चतुर्भुज आप समझ पा रहे हैं। अब इसमें इसका क्षेत्रफल कितना होता है, तो इसका क्षेत्रफल होता है दोनों भुजाओं का योग, जो समांतर भुजाएं हैं उनका आधा कर लीजिए और गुणा कर लीजिए उनके बीच की दूरी से। यानी कि अगर समांतर भुजाएं a और b हैं और उनके बीच की दूरी h है, तो इसे लिखा जाता है a प्लस b बाई 2 इंटू एच, या इसी को बाई 2 को आगे लिख देते हैं 1/2, और a प्लस b इंटू एच इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन सी में दिया गया है, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, इस पे प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, समांतर चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है। समांतर चतुर्भुज या दुनिया का कोई चतुर्भुज हो तो आपका जो अंतःकोणों का योग होगा वह 360 अंश होता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे 360 डिग्री, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये 5 बहुविकल्पी प्रश्न आपने बिल्कुल सही कर लिए होंगे, उम्मीद करता हूं। आपके कितने नंबर बन रहे हैं ये आप जोड़ते चलिए, लास्ट में मुझे कमेंट करके बताइएगा, जिससे मुझे अंदाजा लगेगा आपकी तैयारी का, और आपको खुद को भी लगेगा, साथियों को भी लगेगा। तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब अतिलघुत्तरी प्रश्नों के तरफ हम बढ़ रहे हैं। √16 गुणे 196। अब देखिए करणी का नियम है, अगर 2 संख्याएं करणी के अंदर गुणे में है तो सेम घात की करणी हम संख्याओं पे लगाते हुए इनको गुणे के रूप में अलग अलग करणी में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये नियम होता है, जैसे करणी में लिखा है क्या a इंटू बी, तो इसे लिख सकते हैं करणी में a इंटू करणी में b, इस तरीके से। तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया। अब करणी में 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर, और इंटू 196 क्या होता है 14 का स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा 4 और गुणे 14 का स्क्वायर, तो 14 बाहर आ जाएगा, और 14 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पे 56, 56, ये आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, 2 सिक्के उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे। अगर 2 सिक्कों को उछाला जा रहा है तो 2 सिक्के उछालने का ये प्रयोग है,
इसमें मैंने आपको बताया है 2 सिक्के अगर आप उछालते हो तो इस तरीके से, अगर जैसे 2 के घाते n परिणाम होते हैं और n क्या है, सिक्कों की संख्या है, तो यहाँ पे सिक्कों की संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 के घाते 2 यानी कि 4 परिणाम आपको प्राप्त होंगे। और इन चारों परिणामों को आप लिख लीजिए। देखिए पहले पे हेड आ रहा है तो हो सकता है दूसरे पे टेल आए, या पहले पे टेल आ रहा हो तो दूसरे पे हेड आए, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों पे हेड आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों पे टेल आ जाए। तो ये जो है ये प्रतिदर्श समष्टि होता है। यही 4 घटनाएं घटित हो सकती हैं जब 2 सिक्कों को उछाला जाता है। तो यही 4 घटनाएं जो है आपको लिखना था। साफ साफ बोला है 2 सिक्के उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे। तो किसी भी प्रयोग में जो परिणाम प्राप्त होते हैं उसे हम कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि। सैंपल स्पेस S से डिनोट करते हैं और इस तरीके से लिख देते हैं। तो यही एक लाइन आपको बस लिख देना था, 1 नंबर आपको मिल जाते। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 8 है, 1/1 + tan स्क्वायर थीटा धन 1/cot स्क्वायर थीटा का मान बताइए। अब ये तो सिंपली आपका जो है सर्व समीकाएं होती हैं, जैसे आप फॉर्मूला पढ़ते हो a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, वैसे ही टेक्नोमेट्री में होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये बराबर किसके होता है, ये sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और 1 + cot स्क्वायर थीटा ये बराबर किसके होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1 + tan स्क्वायर थीटा ये बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस 1/1 + cot स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा के। अब देखिए ये क्या है, ये है आपका, इसको लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर थीटा जो था उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए इसका होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर ऊपर ये क्या है, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये होल स्क्वायर हो गया, और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1/cosec थीटा का होल स्क्वायर। अब 1/sec थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के, तो हो जाएगा cos थीटा का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा sin थीटा का स्क्वायर, यानी कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये भी आपकी सर्वसमीका होती है। इसका मान हमेशा 1 के बराबर होता है, तो ये मान जो हमको मिल जाएगा वह मिल जाएगा 1। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, प्रश्न संख्या 9 है, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 38.5 मीटर क्यूब है, बेलन की ऊंचाई 1 मीटर है, बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सिंपली आपका फॉर्मूले पे बेस्ड प्रश्न है, लेकिन मैं आपको फिगर से यहाँ पे बना करके बता दे रहा हूं। ये आपका बेलन है और बेलन का जो है आयतन आपको दिया गया है, इस बेलन का आयतन आपको दिया गया है 38.5 मीटर क्यूब। वॉल्यूम जो दिया गया है कितना दिया गया है, 38.5 मीटर क्यूब ये दिया गया है। और यहाँ पे इसकी ऊंचाई जो हाइट है वह कितना दिया गया है, 1 मीटर दिया गया है। और आपसे पूछ क्या रहा है, त्रिज्या इसका r पूछ रहा है। तो अब सिंपली आप क्या करिए, यहाँ पे हाइट आपको 1 मीटर दी गई है। अब यहाँ पे लिखिएगा बेलन का आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर πr² आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई h हो जाता है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला सीधे आयतन का लग जाएगा। आयतन का मान दिया गया है 38.5, ये रख दीजिए, और बराबर हो जाएगा पाई का मान 22/7 गुणे r का स्क्वायर, h का मान है 1। अब 7 को इधर भेजेंगे तो 38.5 गुणे 7 हो जाएगा, और ये 22 का गुणा 1 में तो 22 रह जाएगा, 22r², और r² बराबर 22 को इधर भेज दीजिए, भाग में हो जाएगा 38.5 गुणे 7/22। 22 को काटेंगे 11 से तो 2 बार में, और 38.5 को काटेंगे तो 33 हो जाएगा, और बचा 5.5, तो दशमलव लगाएंगे तो 55 हो जाएगा, और 5 बार चला जाएगा, तो 3.5 बार में ये कट गया। और 2 से अब 7 को काटेंगे तो 3.5 आ जाएगा, यानी कि 3.5 गुणे 3.5, यहाँ भी 3.5, यहाँ भी 3.5,
आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 3.5 गुणे 3.5 यानी कि 3.5 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो कितना मान मिल जाएगा आर का 3.5 मीटर ये आ जाएगा इसका, मतलब कि ये इस तरीके से ब्रॉड होगा काफी। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या आपको निकालनी थी तो 3.5 मीटर ये आपका बेलन का त्रिज्या आ जाएगा बहुत आसानी से। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, दर्शाइए कि x बराबर 2 तथा y बराबर 1 रेखीय समीकरण x धन y बराबर 3 तथा 2x धन y बराबर 7 का हल है। अब ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंट आपका ये प्रश्न हुआ, यहाँ पे आपको दर्शाना है, मतलब एक तरीके से प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि x बराबर 2 और y बराबर 1 रेखीय समीकरण, दो रेखीय समीकरण आपको दिए गए हैं, इन समीकरण का हल है। अब कोई x या y का मान किसी समीकरण का हल कब होता है, जब उसका मान हम रख दें समीकरण में और दोनों पक्ष बराबर मिल जाए। ठीक, तो यहाँ पे तब वह हम कह सकते हैं कि ये जो है इन समीकरण का हल है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए x प्लस वाई बराबर 3 ये हमारा पहला समीकरण और 2x धन 3y बराबर 7 ये दूसरा समीकरण। अब यहां से लिखिए यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 इन दोनों समीकरण का हल है तो इनका मान रखने पर दोनों पक्ष बराबर होंगे। अब यहां से लिख सकते हैं कि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, अब x और y का मान जो है समीकरण 1 में रखते हैं तो x की जगह रखेंगे 2 और y की जगह रखेंगे 1 बराबर 3 है, तो 2 धन 1 3 हो जाएगा, 3 बराबर 3 यानी कि बायां पक्ष ये आ गया बराबर दायां पक्ष की, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो गया। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ये जो है इस समीकरण का हल है। अब इसके बाद फिर x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 में रखिए तो 2 गुणे 2 धन 3 गुणे y की जगह 1 धन बराबर 7। अब रख दीजिए 2 दूनी 4 और 3 एकम 3 बराबर 7, 7 बराबर 7 यानी कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष यहां पे आ गया। अब यहां से आप कह सकते हैं कि दोनों ही समीकरण में दोनों पक्ष बराबर मिल रहे हैं। इस तरीके से यह सिद्ध होता है कि यह एक जो x और y का मान है वह दोनों समीकरण का हल है। तो यहां से लिख सकते हैं कि x बराबर 2 y बराबर 1 दोनों समीकरण का हल है। ठीक, तो इस तरीके से आपने दर्शा दिया कि जो मान यहाँ पे x और y का दिया गया है वह इन दोनों समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये जो है इन दोनों समीकरण का हल होगा, यही दर्शाने को आपसे बोला था। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, यदि वृत्त का व्यास 8 सेमी तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब वृत्त का व्यास आपको दिया गया है, वृत्त का व्यास यानी कि 2r आपको दिया गया है 8 सेमी, 2r बराबर 8 सेमी है तो r बराबर क्या हो जाएगा 4 सेमी। और आपसे पूछ क्या रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया A बराबर होता है पाई r स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू ऐसे रहने दीजिए, r की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर यानी कि 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका उत्तर आ जाएगा। और चाहें तो आप पाई की जगह 22/7 रख करके फिर भाग दे करके जो है वो दशमलव में भी मान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपके बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे अब क्या लघुत्तरीय प्रश्नों को। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्नों को। अब आपके ये 2-2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं।
अब 11 नंबर में कितना स्कोर हुआ है आपका, ये जोड़ लीजिए। अब 7 लघुत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो इनके लिए जो है कॉपी पेन आप खुद से लिख करके सॉल्व करिए इनको, ठीक है। हर एक प्रश्न खुद से सॉल्व करिए। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या 12 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहां पे आपको माध्यिका निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको जो ये सारणी दी गई है, इस सारणी के द्वारा आपको देखिए यहाँ पे आयु दी गई है और शिक्षार्थी दी गए हैं, मतलब इस आयु के कितने शिक्षार्थी हैं, मतलब बारंबारता आपको दी गई है। अब जब भी आपको बारंबारता बंटन से इस तरीके से आपको माध्यिका निकालना होता है, तो आपको संचयी बारंबारता भी सारणी बनानी पड़ती, तो यानी कि एक अलग सारणी आपको बनानी पड़ेगी जिसमें आप लिखोगे आयु और शिक्षार्थी या बारंबारता लिख दोगे, और एक कॉलम आप बनाओगे जिसमें आप लिखोगे संचयी बारंबारता, ठीक। तो माध्यिका के दो तरीके से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आंकड़े ऐसे दिए रहेंगे, लिखे रहेंगे 5, 10, 15, 20, 25, और एक ये जिसमें बारंबारता आपको दिया रहेगा। तो बारंबारता जब भी दिया रहेगा इस तरीके से, तो एक अलग सारणी, जब भी आपको सारणी इस तरीके से दी रही होगी तो समझिए कि आपको एक अलग सारणी बनानी होगी। कैसे, देखिए ध्यान से। 11 वर्ष के कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, और इससे पहले कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं है। अब 3 बच्चों का आंकड़ा आया तो यहाँ पे संचयी बारंबारता 3 हो जाएगा। अब देखिए 13 वर्ष के 5 बच्चे हैं और 3 बच्चों का आंकड़ा पहले आ चुका है, 5 का और आ रहा है, तो 3 और 5 को जोड़ लीजिए और इसी के नीचे लिख दीजिए 8। अब इसके बाद देखिए 15 वर्ष के 8 बच्चों का आंकड़ा आ रहा है और 8 का पहले से, तो ये 8 और ये 8 कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद देखिए 19 वर्ष के 4 छात्र, तो बारंबारता शिक्षार्थियों की संख्या 4, 16 पहले से हैं, 4 और आ गए, तो 20 आंकड़े हमको मिल गए। इसके बाद देखिए अब आप कि 21 वर्ष के 7 शिक्षार्थी, 20 पहले से हैं, 7 कितने हो जाएंगे 27, और फिर 24 वर्ष के 9 और आ रहे हैं, 27 पहले से हैं, 9 और आ जाएंगे, 36 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 27 वर्ष के जो है कितने आ रहे हैं 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 और जोड़ दीजिए 42, यानी कि कुल 42। यहां भी योग करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 42 ही मिलेगा, और यही आंकड़ों की संख्या तो जोड़ी गई है, तो आपको 42 जो है यहाँ पे 42 आंकड़े दिए गए हैं, ये समझिए। अब माध्यिका जब निकालते हैं तो सबसे पहले देखते हैं n क्या है, आंकड़ों की संख्या क्या है। आंकड़ों की संख्या जो दी गई है 42, जो कि है सम। अब यहाँ पे माध्यिका का जो फॉर्मूला लगेगा वह सम के केस वाला लगेगा, तो माध्यिका बराबर हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में n/2 में पद का मान धन n/2 धन 1 वे पद का मान, ठीक। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका। n का मान है 42, 42/2 कितना हो जाएगा 21वें पद का मान, और प्लस n/2 यानी कि 21 धन 1 यानी कि 22वें पद का मान, ठीक। ये हो गया। अब 1/2 21वां पद कहां पे है ये देखने के लिए ही तो हमने संचयी बारंबारता यहाँ पे सारणी बनाया है। अब देखिए यहाँ तक 3 पद आए, यहाँ तक 8, यहाँ तक 16 और यहाँ तक 20। 20 के बाद जो है 21वां पद जो आया आपका वो किसका आया, वो यहाँ पे देखिए 20 के बाद देखिए शुरू में पहले 3 पद 11 के आए, फिर 3 के बाद 8 तक 13 के पद आए, फिर 8 के बाद 16 तक 15 के पद आए, फिर 16 के बाद जो है 4 पद 19 के आए, ठीक। यानी 20 तक 19 आया, फिर उसके बाद 7 पद 21 के आए, 7 पद किसके आए 21 के आए। तो 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 तक 21 के पद हैं, तो 21वें पद का मान 21 और 22वें पद का भी मान कितना है 21 है। तो 21, 21, 42/2 कितना आ जाएगा 21। माध्यिका आपका कितना हो जाएगा, माध्यिका का मान हो जाएगा 21, ठीक। तो इस तरीके से आसानी से इसको आप बना करके निकाल सकते हैं। इसके बाद अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या
13 है यहाँ पे। यदि 9 सेमी ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो शंकु के आधार का व्यास निकालिए। एक शंकु की यहाँ पे बात की जा रही है, कोण की। सिंपली जोकर वाली टोपी, आपके दिमाग में जो है आकृति तुरंत आ जाना चाहिए। और ये आपकी लंबवत ऊंचाई h होती है, ये तिरछी ऊंचाई l होती है और ये त्रिज्या r। यही तीन चीज होती है शंकु में। और अब आपको दिया क्या है, निकालना क्या है। यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, यानी कि सीधे सीधे ऊंचाई आपको दे दिया, लंबवत ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, वृत्त के शंकु का आयतन जो है, आयतन आपको दे दिया वॉल्यूम 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। शंकु के आधार का व्यास निकालिए। तो व्यास निकालने के लिए हमको त्रिज्या पता होना चाहिए, त्रिज्या का दूना जो हो जाता है व्यास हो जाता है। तो अब यहाँ पे आयतन का फॉर्मूला लगा लीजिए। आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 बेलन के आयतन का कर लीजिए और ये बराबर है कितना, 48 पाई के। अब इसके बाद 1/3, 3 जो हर में है उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा। और यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लीजिए आप। पाई को पाई ही रहने दीजिए और आर की वैल्यू हमको नहीं पता है, एच की वैल्यू हमको पता है कितनी है, एच की वैल्यू है 9, बराबर 48 पाई गुणे 3 हो जाएगा। 3 इधर आ गया। अब आर स्क्वायर को केवल उधर रहने दीजिए, बाकी चीजें उधर भेज देते हैं। तो 48 गुणे 3 गुणे पाई और बटे में है कितना, पाई इंटू 9। पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 9 को काटेंगे 3 बार में कट जाएगा। फिर इस 3 से 48 को काटेंगे तो 1 और 6 16 बार में कट जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 16 आ गया। आर बराबर कितना आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, यानी कि आर का मान कितना हो जाएगा, 4। त्रिज्या आ गया 4। तो डायामीटर, व्यास कितना आ जाएगा, व्यास जो आ जाएगा आपका 2r, यानी कि 2 गुणे 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। ये आपका आ जाएगा इसका व्यास। ठीक, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से, आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। बस आप इतना लिख दोगे अच्छे से तो आपको 2 नंबर जो है मिल जाएंगे। सॉल्व कर दीजिएगा अच्छे से इस तरीके से। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, यदि किसी आयत की लंबाई 3 मीटर बढ़ा दें और चौड़ाई 4 मीटर कम कर देने पर उसका क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर कम हो जाता है, तथा लंबाई 1 मीटर कम कर देने पर चौड़ाई 4 मीटर बढ़ा देने पर उसका क्षेत्रफल 88 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक आयत की बात हो रही है और उसके क्षेत्रफल की बात हो रही है, और 2 कंडीशन हमको दी गई हैं। एक बार लंबाई चौड़ाई में कुछ बढ़ाया घटाया जा रहा है, फिर दूसरी बार लंबाई चौड़ाई में कुछ बढ़ाया घटाया जा रहा है, तो क्षेत्रफलों पे असर पड़ेगा, जाहिर सी बात है क्षेत्रफल पे असर पड़ेगा। तो वही यहाँ पे हमको करके, जब 2 कंडीशन दिया गया है हमको और 2 अननोन है हमारे पास, 2 चीजें हमको क्या निकालनी है, लंबाई और चौड़ाई, और 2 कंडीशन, 2 सिचुएशन हमको दे दिया है, तो हम 2 सिचुएशन से 2 समीकरण बना लेंगे और उन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। हमारा दोनों जो अननोन है वह निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमको निकालना है लंबाई चौड़ाई, सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना लंबाई x है और चौड़ाई y, तब क्षेत्रफल क्या होगा, तब क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा x इंटू वाई। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा एक्स वाई। ठीक, क्षेत्रफल का जो मान यहां से लिख सकते हैं वो हो जाएगा एक्स वाई। अब इसके बाद पहली कंडीशन पे आते हैं, यदि किसी आयत के लंबाई को 3 मीटर बढ़ा दें और 4 मीटर कम कर दें तो उसका क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर कम हो जाता है। अब यहां लिखिएगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लंबाई 3 मीटर बढ़ाने पर, लंबाई 3 मीटर बढ़ाने पर लंबाई कितनी हो जाएगी, x धन 3 हो जाएगी, और चौड़ाई 4 मीटर कम कर देने पर, चौड़ाई 4 मीटर कम करने पर, चौड़ाई पहले y थी, 4 मीटर कम करेंगे तो y - 4 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है आपसे कि
इतना करने पर क्षेत्रफल जो है वो 72 मीटर कम हो जाता है। यानी कि इस जो आयत है इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो कितना होगा? इस आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या बताया गया है? जो पहले क्षेत्रफल है यानी कि एक्स वाई से 72 कम, यानी कि इसमें से 72 आप हटा दीजिए, और इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? इसका होगा x प्लस 3 इंटू वाई माइनस 4। ये बराबर आपको दे रहा है एक्स वाई माइनस 72। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। देखिए x का गुणा इसमें होगा y माइनस 4 में, और प्लस 3 का गुणा एक बार होगा y माइनस 4 में, और ये बराबर एक्स वाई माइनस 72। ये एक समीकरण आपको बनाना है, तो x का गुणा y में एक्स वाई और 4x हो जाएगा, और ये 3y माइनस 12 बराबर एक्स वाई माइनस 72। अब देखिए चर को एक तरफ कर लीजिए और जो आपके कांस्टेंट हैं उनको एक तरफ कर लीजिए, तो ये इधर आ जाएगा। देखिए एक्स वाई माइनस 4x प्लस 3y माइनस 12 उधर भेजेंगे, और प्लस एक्स वाई इधर आएगा, माइनस एक्स वाई हो जाएगा, और ये माइनस 72 धन 12 हो जाएगा। और अब ये देखिए प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई ये 0 हो जाएगा, और माइनस 4x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 60 की। ये आपका पहला समीकरण हो जाएगा, पहला प्रश्न के अनुसार जो पहली कंडीशन दी गई थी। अब दूसरा फिर से लिखिए प्रश्नानुसार क्या बोला है? दूसरी कंडीशन, तथा लंबाई 1 मीटर कम कर देने पे और चौड़ाई 4 मीटर बढ़ा देने पे। लंबाई 1 मीटर कम कर दीजिए तो x माइनस 1 हो जाएगा, चौड़ाई 4 मीटर बढ़ा दीजिए तो x धन y धन 4 हो जाएगा। लंबाई 1 मीटर कम और चौड़ाई 4 मीटर बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल 88 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। यानी कि ये बराबर हो जाएगा 88 वर्ग मीटर। यहाँ ज्यादा है तो इधर जोड़ देंगे 88, तब बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल जो है वो 88 ज्यादा आ रहा है। किससे? इससे, एक्स वाई से। तो एक्स वाई में 88 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिए, x का गुणा होगा y प्लस 4 में, और माइनस 1 का गुणा होगा y प्लस 4 में, और ये एक्स वाई प्लस 88। अब इसके बाद देखिए कितना हो जाएगा? एक्स वाई प्लस 4x माइनस वाई माइनस 4 बराबर एक्स वाई प्लस 88। अब चर एक तरफ अचर एक तरफ, तो ये एक्स वाई प्लस 4x माइनस वाई और माइनस एक्स वाई हो जाएगा इधर आकर के, ये 88 धन 4 हो जाएगा, माइनस 4 उधर जा करके एक्स वाई 0, और 4x माइनस वाई बराबर 92। ये आपका दूसरा समीकरण यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सेकंड समीकरण। अब इन्हीं दोनों को हल करना है। अब देखिए सिंपली कुछ नहीं करना है, पहले समीकरण को और दूसरे समीकरण को आप जोड़ दीजिए। ठीक, तो इसको यहीं पे सीधे नीचे लिख लेते हैं, 4x प्लस 3y माइनस 60। अब जोड़ेंगे तो कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। 4x माइनस 4x जो है वो 0, और माइनस y और 3y 2y हो जाएगा, और ये 92 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 32। y बराबर कितना मिल गया यहां से? यहाँ पे देखिए 2y बराबर 32 और y बराबर 16। y का मान 16 मिल गया। अब y का मान 16 आप किसी एक समीकरण में रख लीजिए, और अब आपको जो है x का मान मिल जाएगा, तो समीकरण 2 में ही रख लीजिए। y बराबर 16 समीकरण 2 में रखने पर अब इसमें समीकरण 2 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x माइनस वाई यानी कि 16 बराबर 92, और 16 उधर जुड़ जाएगा तो 4x धन 8 और 108। x बराबर कितना हो जाएगा? 108 बटे 4 यानी कि 25 2 27। x का मान कितना आ जाएगा? 27, यानी कि लंबाई होगा 27 मीटर और चौड़ाई लंबाई हो जाएगा यहाँ पे 27, जो लंबाई 27 हो जाएगा और चौड़ाई कितना हो जाएगा यहाँ से 16।
मीटर, यही आपको निकालना था। ठीक, तो इस तरीके से ये आपने निकाल दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी है प्रश्न ये, लेकिन एक बार आप करोगे तो आपका हाथ इतना सेट हो जाएगा, इतना आपका दिमाग सेट हो जाएगा कि आप जल्दी जल्दी जो है इसको कर लोगे। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको लिखा है समझाने के लिए, ये इतना लेंदी लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे ये समीकरण लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार सीधे समीकरण जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक, तो ये बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हाँ कहाँ जोड़ना है कहाँ घटाना है। ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15। किसी वृत्त में 16 सेमी लंबी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब 6 सेंटीमीटर है, वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। अब एक वृत्त है, वृत्त में क्या बता रहा है, वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जो है 6 सेंटीमीटर है। अब कोई जीवा है जिसकी लंबाई जो है वह कितनी है, 16 सेंटीमीटर। अब देखिए फिगर, इसको हम इस तरीके से वृत्त हम बना लेते हैं और वृत्त का हमारा केंद्र हो जाएगा O, और एक जीवा है जिसकी लंबाई जो है वह 16 सेंटीमीटर है। A और B इसको नाम दे देते हैं, और केंद्र से इस पे डाला गया जो लंब है वह 6 सेंटीमीटर का है। लंब इसको O बोलते हैं और इसको M पॉइंट बोल देते हैं, और ये OM जो है वह 6 सेंटीमीटर का है, और AB की जो लंबाई है वह 16 सेंटीमीटर की है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि केंद्र से किसी भी जीवा पे अगर लंब डाला जाता है किसी भी वृत्त में, तो ये लंब जो होता है इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो यहां से लिख सकते हैं कि AM बराबर जो होगा वह MB होगा, और हमको पता है कि दोनों का योग जो है AM धन MB बराबर कितना है, 16 के है। तो AM धन AM बराबर MB की जगह AM भी लिख सकते हैं, बराबर 16 के है। 2 AM बराबर 16, तो AM बराबर कितना हो जाएगा, 8, यानी कि ये 8 सेंटीमीटर होगा और ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। 2 बराबर भागों में बांटता है, तो यहां से आप लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर। अब वृत्त का व्यास आपको निकालना है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या आपको निकालना है, यानी कि OA का मान आपको निकालना है। OA का मान जब आपको निकालना है यहाँ पे, तो आप ध्यान दीजिए कि ये लंब डाला गया है, तो ये 90 अंश का कोण होगा, और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण OA। अब त्रिभुज OMA में, त्रिभुज OMA में जो OA का स्क्वायर होगा, जो कर्ण का वर्ग होगा, वह बराबर होगा आधार AM का स्क्वायर धन लंब OM का स्क्वायर। अब OA का स्क्वायर क्या है, OA क्या है, OA त्रिज्या R है, R का स्क्वायर। AM क्या है, AM का मान है 8, 8 का स्क्वायर। OM क्या है, 6, 6 का स्क्वायर। तो R का स्क्वायर बराबर 64 धन 36, R का स्क्वायर बराबर 100, R का स्क्वायर बराबर 10, और 10 का स्क्वायर, और R बराबर 10 सेंटीमीटर। R का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। व्यास आपको निकालना है, व्यास होता है 2R, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर। जो व्यास का मान आ जाएगा यहाँ से वह 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए बहुत ही आसान प्रश्न था, बस 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए थी कि केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, और पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगाना था आपको। बहुत ही आसानी से ये प्रश्न आप हल कर लोगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या 16। यदि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 3:4:5:6 हो तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब माना जिस अनुपात में, अगर कहीं पे अनुपात में दिया गया है तो उसी अनुपात में मानते हैं। माना कोण 3x 4x 5x और 6x हैं। अब आपको पता है कि किसी भी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। तो यहाँ पे चारों कोणों का योग आप क्या करिए, 360 अंश के बराबर दिखा दीजिए। अब जोड़िए 3x 4x 7x
5x 12x, 12 और 6 18x बराबर हो जाएगा 360 अंश। x बराबर कितना हो जाएगा, 18 इधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, और x बराबर 20 अंश हो जाएगा। x बराबर 20 अंश मान रख देंगे तो ये कोण कितना हो जाएगा, 60 अंश का, ये 80 अंश का, ये 100 अंश का, ये 120 अंश का। इस तरीके से यहाँ पे ये आपके मान निकल के आ जाएंगे। तो ये भी आपका बहुत ही आसान प्रश्न। इसके बाद देखिए आप प्रश्न संख्या 17 है, एक सिक्के को 12, 20, 25, 30, 35 बार उछालने से बनी सारणी को पूर्ण कीजिए। अब क्या बोल रहा है कि सिक्के को, एक ही सिक्का है, एक सिक्के को 12 बार उछाला गया, तो 12 बार उछाला गया तो बोल रहा है कि पट आने की संख्या 4 है। अब समझिए कि सिक्के को उछालने की संख्या बराबर होगा चित्त आने की संख्या धन पट आने की संख्या। ठीक है, क्योंकि एक सिक्के को उछाला जाएगा तो या तो चित्त आएगा या तो पट्ट आएगा, यही दो घटनाएं घटित होती हैं। तो सिक्का जितनी बार उछाला गया होगा वह बराबर होगा चित्त आने की संख्या और पट्ट आने की संख्या के बराबर। तो यहाँ पे देखिए सिक्के को उछाला गया 12 बार और 4 बार पट्ट आया, तो कितनी बार चित्त आया होगा, तो कुल संख्या में से 4 घटा दीजिए तो 8 बार आपका चित्त आया होगा। इसी तरीके से 20 बार सिक्का उछाला गया, 11 बार चित्त आया, तो बाकी बचे बार 20 में से 11 घटाएंगे, 9 बार आपका पट्ट आएगा। इसी तरीके से 25 बार सिक्के को उछाला गया, 9 बार पट्ट आया, तो 25 माइनस 9 ये आपका 16 बार जो है वो चित्त आया होगा। इसी तरीके से 30 बार उछाला गया, 21 बार पट्ट आया, तो 21 माइनस 30 यानी कि 9 बार जो है आपका चित्त यहाँ पे आया होगा। 35 बार उछाला गया, 18 बार चित्त आया, तो 18 घटा दीजिए तो ये 17 बार जो है आपका पट्ट आया होगा। ठीक, तो इस तरीके से ये सारणी आपको बस भरनी थी, बहुत ही आसानी से यहाँ पे भर लोगे। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था कि एक सिक्के को अगर उछाला जा रहा है तो इन्हीं दो घटनाओं में से कोई घटित होगी। एक घटना आपको दी गई है और कुल कितनी बार उछाला गया है वो दिया है, तो दूसरी घटना आप कितनी बार घटित हुई होगी ये निकाल लोगे। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न संख्या 18 है, 15,625 का वर्गमूल भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्गमूल हमको निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि जो है एक होती है और दूसरी होती है भाग विधि। तो भाग विधि से यहाँ पे हमको निकालना है। तो सिंपली इस संख्या को 15,625 को आप ऐसे लिखिए, इसके सामने एक लाइन खींचिए, एक लाइन इसके ऊपर इस तरीके से खींच दीजिए। ठीक, ये इतना कर दिया। अब आप इधर से जो है जोड़ा बनाते आइए, दाहिने तरफ से बाईं ओर चलते आइए। तो एक जोड़ा ये बना, दो का जोड़ा बनाते हैं, एक जोड़ा ये बना, एक संख्या छूट गई यहाँ पे एकदम बाएं पे। तो अब अगर एक संख्या ही मिल रही है तो उसका एक जोड़ा बना देंगे। ठीक, तो ये एक अंक का जोड़ा बन जाएगा। ठीक, अगर दो संख्या नहीं मिल रही तो अब हम, जैसा कि नाम है भाग विधि, तो यहाँ पे भाग देना शुरू करते हैं। पहले देखिए पहला जोड़ा आपको क्या मिल रहा है, 1। तो अब हम ऐसी संख्या से भाग देते हैं जिसका वर्ग दी गई संख्या के बराबर या उससे छोटा हो। तो 1 का संख्या कि जिससे हम भाग देंगे उसका वर्ग 1 के बराबर या 1 से छोटा होना चाहिए। तो 1 से ही भाग जाएगा और एक बार ही जाएगा। 1 का वर्ग जो है यहाँ पे 1 का 1 में गुणा होगा तो यहाँ 1 लिखा जाएगा और यहाँ 1 जुड़ेगा तो हो जाएगा 2 और इकाई का स्थान छोड़ के रखेंगे। अब ये देखिए घटाएंगे तो ये तो 0 हो गया, यहाँ पे कुछ शेष बचा नहीं। अब हमको जब भाग करना है तो हम अगला पेयर उतार लेंगे, 56 आ गया। अब यहाँ 2 के बगल इकाई का स्थान खाली है। अब यहाँ पे या तो 1 लिखा जाएगा, 2, 1 से लेकर के 9 तक कुछ भी लिखा जाएगा और जो संख्या लिखी जाएगी उतनी बार ही भाग जाएगा। जैसे 1 लिखेंगे 21 हो जाएगा तो एक बार भाग जाएगा और यहाँ पे 21 लिखा जाएगा। लेकिन हमको वो संख्या चाहिए जो 56 के बराबर या इससे छोटी हो। अब 2 लिखेंगे तो 22 होगा
और 22 में 2 का गुणा होगा तो 44 यहाँ लिखा जाएगा। 3 लिखेंगे तो 23 में 3 का गुणा होगा और ये 69 आ जाएगा, जो कि इससे बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे हम 2 ही लिखेंगे और 2 बार भाग भी जाएगा और 22 में 2 का गुणा होगा, यहाँ लिखा जाएगा 44। और अब इसके बाद यहाँ पे जोड़ दीजिए तो ये 24 हो जाएगा, इकाई का स्थान खाली रहेगा, यहाँ से घटाइए तो आपको कितना मिल जाएगा 12 शेष मिल गया। अब यहाँ पे 3 अंक की संख्या से भाग करना है, यहाँ 2 ही अंक की संख्या है। अब अगला पेड़ उतार लीजिए, ये हो गया 1225। अब यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 241, एक बार भाग जाएगा, 2 करेंगे तो 242, 2 बार भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 242 गुणे 2, यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना 484। और 3 से करेंगे तो ये कितना लगभग जाएगा, ये आपका जाएगा लगभग 700 के करीब, ठीक। और यहाँ पे 4 से करेंगे, 5 से करके देखते हैं तो 5 से करेंगे तो 5 बार जाएगा, 5 से गुणा होगा यहाँ पे। अब 5 पच्चे 25 के 5 हासिल लगा 2 और 5 चौक 20, 2 22 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12। तो ये पूरा 5 बार में जो है यहाँ पे ये कट जा रहा है और यहाँ पे अब ये जो संख्या आई यही हमारा वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पूरा आपका कट गया और वर्गमूल जो हो जाएगा वो यहाँ पे जो आपको संख्या मिली है 125, यही आपका वर्गमूल हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आसानी से आप वर्गमूल निकाल लोगे और यहाँ पे आपके सभी प्रश्न आपने हल कर लिए बहुत ही अच्छे ढंग से। तो उम्मीद है कि सभी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। और आपके कितने नंबर आ रहे हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए। और यहाँ पे 5 आपके जो है मॉडल पेपर्स कंप्लीट होते हैं, यहाँ से आपको डेफिनेटली जो है सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। पूरा सीरीज मॉडल पेपर कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा अभी। और एक बार और कमेंट करने आइएगा आप इस वीडियो पे जब आप परीक्षा दे करके आइएगा, ठीक है। परीक्षा दे करके आओगे तो आप 5 मॉडल पेपर के बारे में बताइएगा कि हाँ यहीं से प्रश्न आपको मिले थे, ठीक। और मास्टर क्लास अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मास्टर क्लास देख लीजिए। मास्टर क्लास में मैंने आपको पूरा सिलेबस जो है एक ही क्लास में पढ़ा दिया है। तो आप सर्च करोगे 4th सेमेस्टर मैथ मास्टर क्लास तो आपको मिल जाएगा। और इसका फ्री पीडीएफ जो है मॉडल पेपर 5 का ये आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट पे। ये हमारा नंबर है, इस पे कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप या कॉल करिए, जो भी आपके डाउट हैं पूछ लीजिए। और ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है और ये हमारा ऐप है, इसको डाउनलोड करके रखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है सब्सक्राइब तो तुरंत कर लीजिए, जिससे जो है ऐसे ही क्लासेस आपसे मिस ना हो, ठीक। तो उम्मीद है कि सारी बातें आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से आपको सभी विषय पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सभी विषयों को पढ़िए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, इसी तरीके से जुटे रहिए आपकी परीक्षा के लिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।